पानी की तरह मिश्रण की तरह भाईचारे होना चाहिए, न कि जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, मोटका पतरका, नटूरा लमका, इस तरह से कहता है लोग। क्योंकि लोकतंत्र का लागोरा, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासक की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है। क्लास 10th वाले आज फिर हम लेकर के आए हैं आपको गद्य खंड। ठीक ना, गद्य खंड है ये क्लास 10th वाले। जो वर्णिका था उसमें 5 कहानी था, 5 कहानी को करवा दिए। 10 नंबर के उससे पूछेगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जा कर के वहाँ से उसको देख सकते हैं। अच्छा कहानी है। ओके। और इसके बाद हम गोधुली लेकर के आए हैं। ये क्या है? गोधुली है। ठीक ना, गोधुली। तो ये गोधुली जो है, इसमें गद्य खंड में देखेंगे हम लोग कि फर्स्ट चैप्टर जो दिया है ना आपका, वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। और ये लिखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर। ओके। तो सबसे पहले लेखक के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या लिखे हैं। ठीक ना, तो समझेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। सबसे पहले का क्वेश्चन आपका यही बना कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ है, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ नाम है महू। ठीक ना, अब म से महू, म से मध्य प्रदेश है। ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आपका 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है। ठीक ना, कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में। ठीक ना, महू मध्य प्रदेश में। एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। अपने समय में जितना भी लोग पढ़ा लिखा था उनमें से समझ लीजिए कि ये एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका का शहर है एक न्यूयॉर्क। ठीक ना, तो सबसे पहले वो कहाँ गए पढ़ने के लिए? प्राथमिक शिक्षा पूरा करने के बाद न्यूयॉर्क गए। ठीक ना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि बाबा साहब प्राथमिक शिक्षा पूरा करने के बाद कहाँ गए, तो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क से फिर वहाँ गए लंदन यानी इंग्लैंड। ठीक ना, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अपने अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास में मीमांसा, विधि वेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन की व्याख्या बनकर क्या कि व्याख्याता बनकर के उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। अपने देश में आकर के कुछ समय तक ले बाबा साहब वकालत भी किए। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। अछूत स्त्री और मजदूर को समझ लीजिए कि मानव तो था, लेकिन मानव का अधिकार नहीं था, जीने का अधिकार नहीं था। ठीक ना, उसी सम्मान को दिलाने के लिए बाबा साहब ने अथक संघर्ष किए। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, जिन व्यक्तियों से ये समझ लीजिए प्रेरित हुए। प्रेरणा जिनसे मिला वो उनका सिद्धांत से मिला। ठीक ना, बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। ठीक ना, भारत के संविधान निर्माता में उनकी महती भूमिका, माने सबसे ज़्यादा भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निर्माता यानी पापा कहिए। ठीक ना, संविधान के पिता किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। 1956 में समझ लीजिए कि ये दुनिया छोड़ करके चले गए। बाबा साहेब ने अपने अनेक पुस्तकें लिखी, एक दूगो नहीं अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचना एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, माने भारत में जाति, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर क्षुद्रांज, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंगुइस्टिक्स स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये पूछेगा। ठीक ना, हिंदी में उनका
संपूर्ण वांड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर की संपूर्ण वांड में जो था है ना 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितना? 21 खंडों में। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव के द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद के उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। इसको रूपांतरण ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ललई सिंह यादव, क्योंकि ये सब इनका लिखा हुआ सब अंग्रेजी में है। यह भाषण जाति पाति तोड़कर मंडल लाहौर में वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। भाषण के रूप में इसको तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों में की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिए कि चलो भाई भाषण नहीं देने दोगे तो चलो किताब लिखने से कौन मना करेगा, तो किताब लिख दिए इन्होंने, पुस्तक का रूप दे दिए। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत ही शिक्षाप्रद है। अगर भारतीय लोकतंत्र के जो भावी नागरिक है, आने वाले जो भी नागरिक है, उसके लिए यह जो आलेख है वो अत्यंत ही क्या है? शिक्षाप्रद है। तो चलिए इतना तो हम जान गए। अब हम जानेंगे कि ये जो लिखे हैं, तो ये लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जरा समझेंगे, श्रम का विभाजन और उसमें जाति प्रथा, दो बात को यहाँ सम्मिलित किया गया। श्रम यानी काम का विभाजन यानी बंटवारा, और जाति प्रथा, ठीक ना, कास्टिज में कह रहे हैं कि यह विडंबना की ही बात है, मतलब यह दुख की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बात 100% सही है। अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, ठीक है, फिर भी अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि जाति पाति के जंजीरों में बंधे हुए हैं और तरह तरह के मतलब ये इस तरह से समाज में कुरीतियाँ फैलता है। तो यह कह रहे हैं कि यह दुख की ही बात है, यानी विडंबना ही है कि जो जातिवाद के पोषकों की अभी तक ले कमी इसमें नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, ठीक ना। अब इसका पोषण जो है, मतलब कि इसको जो मानने वाला कहने कि जाति प्रथा बहुत बढ़िया चीज़ है, तो वो कई बातों पर इस बात का समर्थन करते हैं। कोई आधार होगा तभी ना समर्थन करते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि उसका कोई आधार ही नहीं है, बस एक ढकोसला है, क्योंकि उसको कई एग्जाम्पल उठा के दे दिया जाएगा कि आप बता सकते हो कि क्या कोई जाति है तो वही काम अच्छा से कर सकता है कि दूसरा भी कोई कर सकता है। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और समर्थन का मतलब जो समर्थन करते हैं, जो पोषक हैं जातिवाद के, वो कहते हैं कि अगर आधुनिक सभ्य समाज अगर एकदम सिविलाइज्ड अगर समाज का निर्माण करना है, सोसाइटी का निर्माण करता है, तो कार्य कुशलता, अगर कार्य खूब बढ़िया से हो, एकदम स्किल एकदम विकसित हो, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, जबकि ये पूर्ण रूप से गलत है। और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, और जाति प्रथा जो बना, जो पहले जो काम लोग करता था उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया गया। मान लीजिए कि जो माने लोहा पीट रहा है तो उसको लोहार कह दिया लोग, इस तरह से माने कई मतलब कि जो जैसा काम कर रहा था उसके अनुसार रख दिया। लेकिन आज तो मेरे प्यारे ऐसा तो देखने में कहीं मिलता भी नहीं है कि जो जिस जाति का है वही काम करता हो, ठीक ना, क्योंकि अभी सब एक समझ भाईचारे की तरह लोग मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इस तरह के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। अब देखिए, श्रम विभाजन तो हईले है, अब श्रम का तो बंटवारा हईले, काम का तो बंटवारा हईले है, और साथ साथ श्रमिक माने मजदूर जो है उसको भी बांट दिया गया है। तो ये जो है ये दिक्कत है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, ये एकदम श्योर है, निश्चित है कि श्रम जो है, काम जो है, जो व्यक्ति जो काम करने हो लायक है एकदम कि मतलब वो अच्छा से कर सकता है, तो उसको अगर दिया जाएगा तो वो बढ़िया से कर सकता है। लेकिन ज़बरदस्ती आप उस पर अगर ठोक रहे हैं मतलब, तो ये मतलब गलत है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं होती।
भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ये बाबा साहब बोल रहे हैं कि विश्व के और कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे, ठीक ना, विभाजित श्रमों के आधार पर श्रमिकों को विभाजित किया गया है। वो सभी स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, जबरदस्ती। आप लोग जानते होंगे कि कोई किसी भी जाति में हो, वो काम वो करे या नहीं करे, फिर भी लोग उसी जाति के उसको मानते हैं, और मानते भी है क्या, जाति सूचक शब्द का प्रयोग भी करते हैं, जो कि ये पूर्ण रूप से क्या है कि शायद सही नहीं है। आप अपना राय जरूर दे सकते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, अगर मान लीजिए कि जाति जो प्रथा है उसको श्रम विभाजन मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा भाई। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित थोड़ी ना है कि मान लीजिए कि जो जाति का है वो वही काम करे और उसको उस काम में मन नहीं लगेगा तो भूखे मरेगा वो। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। मतलब व्यक्तियों की क्षमता कैपेसिटी को इस सीमा तक विकसित किया जाए जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, और वो बोल सके नहीं कि मैं ये काम करूँगा, और वो काम करेगा। अगर उसमें दिलचस्पी है तो वो काम बढ़िया से करेगा। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि जिस जाति में हो, जन्म लिए हो, भले वो काम करो या नहीं करो, आप उसी जाति के कहाओगे तो कहलाओगे। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। बात सही है। मान लीजिए कोई तकनीक है, मान लीजिए जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र में मान लीजिए कि 1 महीना तक मशीन खराब हो जाए और उसको ज़बरदस्ती कहा जाए कि नहीं आपको यही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है, तो बताइए भूखों मरने की अलावा और कोई चारा रह सकता है क्या? और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और क्या चारा हो सकता है? आ कह दे कि नहीं तू जौन जात बारे तौने काम कर, ठीक ना, दूसर काम तोरा करे के नहीं बा, तो बताइए भूखों मरने के अलावा कुछ हो सकता है क्या? तो इससे बड़ा बताइए विडंबना क्या हो सकता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मनुष्य न समझे, उसे जाति पाति के बेड़ियों में बांध करके रखे। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पेशा न हो। हिंदू धर्म एक ऐसा मान्यता है कि आज भी अगर कोई दूसरे धर्म के लोग, दूसरे जाति के लोग अगर कोई कार्य करने लगे तो इनमें जो अपर कास्ट के लोग होते हैं या अपर क्या निम्न कास्ट के जो लोग होते हैं वो भी मतलब क्या करते हैं कि लगते हैं मतलब ताना बाना बुनने की, देखिए हई जात के है, ऐसे कपड़ा पहन रहा है, ऐसे रह रहा है, ऐसे पढ़ रहा है, तरह तरह के मतलब लोग सुनाने लगता है। और बाबा साहब के तो बात ही अलग है। इनका तो इतना ना मतलब पढ़िएगा इनके बारे में तो कि यहाँ लोग पढ़ने नहीं दिया था तो ये कहे थे कि देखो मेरे को यहाँ नहीं पढ़ने देगा ना, तो बताओ माने हम विश्व के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में हम पढ़ेंगे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, ठीक ना, और वहाँ देख रहे हैं कि तू हमको कैसे रोक करके दिखा रहा है। पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत न हो, भले ही वह उसमें क्या हो, पारंगत हो, या इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछा था आपके, ठीक ना, कि भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख और डैश कारण बनी हुई है, तो काफी कारण बना हुआ है, प्रत्यक्ष कारण। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि में भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन से ज़्यादा अगर देखा जाए
तो जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्यों को अरुचि मतलब बिना रुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। पता है जिस काम में मेरे को मन नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें टालेंगे ना, ज़बरदस्ती ऊपर से बढ़ने के लिए तोरा वही काम करे के बाद। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है और ना ही दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकती है भाई। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है ना हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, ठीक ना। अब बाबा साहब कह रहे हैं कि चलो रचनात्मक पहलू को लेते हैं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। हाँ, ये भी बात है कि अगर मान लीजिए कि ये बोल दिए हैं, स्पष्ट बोल दिए हैं कि आप मतलब बोलिएगा कि ये बहुत जाति मतलब कि ये जाति प्रथा का ये आलोचना करता है, शिकायत करता है, ठीक ना, तो बताओ कि अच्छा मतलब क्या हो सकता है। तब ये बोल रहे हैं कि मेरा उत्तर होगा, मेरा आदर्श समाज जो हो ना वो स्वतंत्र हो, समता हो, भातृत्व हो, सभी में भाईचारे पर आधारित होना हो। यह भी ठीक नहीं कि भातृत्व यानी भाईचारा अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर सबको ही भाई भाई की तरह मिल करके रहे तो इसमें क्या आपत्ति है भाई। लेकिन लोगों को रास ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको क्या करना है, बड़ी मछली छोटी मछली को जैसे खाने के चक्कर में रहता है, वही इन लोगों को चाहिए कि नहीं हम दबा करके रखेंगे तो गुलामी करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है। आप भी उसी से बने हो जिससे वो बना हुआ है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवास संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी, ये भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। हम कहेंगे मेरा देश लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, सभी को बराबर देखना, ठीक ना। दूध पानी की तरह मिश्रण की तरह भाईचारे होना चाहिए, न कि जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, मोटका पतरका, नटूरा लमका, इस तरह से कहता है लोग। क्योंकि लोकतंत्र का लागोरा, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासक की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, ठीक है। तो ये था आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ, ठीक ना। तो मेरे प्यारे सेकंड चैप्टर लेकर के मिल रहे हैं, कैसा लगा ये कहानी। सॉरी ये कहानी नहीं है, ठीक ना, ये कहानी नहीं है, यह जो है यह एक समझ लीजिए ये निबंध है। क्या है, निबंध है, ठीक ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ कहे हैं और चलिए तो ये शुरू में ही था। तो मिलते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कैसे हैं कैसे नहीं है, ओके।